हफ्ते की तैयारी करेंगे। पिछले हफ्ते तो हमने सियाना बादशाह पढ़ा था और इससे पहले पिछले वाले हफ्ते का बूढ़ी काकी का। ये हमें काम कंप्लीट करना है। आपने चैप्टर असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, यहाँ तक का काम मुकम्मल कर लिया है। अब आपको बूढ़ी काकी और सियाना बादशाह का सबक मुकम्मल आपको काम करना है। सफ़ा नंबर 64 पे बूढ़ी काकी के सवालात देखिए। सवालात आपको अपने अल्फाज में सबक से पढ़कर करने। जैसे मिसाल के तौर पे पहला सवाल है सफ़ा नंबर 64 पे 64 पे, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? तो ये आप पहले ही पेज पे 6ठी या 7वीं लाइन पे आप देखिए। 6ठी लाइन में जवाब है इनका। इनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया था, 7 बेटे जवान होकर दाव दे गए थे और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में इनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। मिल गया आपको? बच्चों जवाब मिल गया? अब दूसरा सवाल है, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? तो वहीं से जहाँ से आपने दूसरे का जवाब ख़त्म किया है पहले का, वहीं से दूसरे का सवाल जवाब शुरू हो रहा है। इन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ सब्ज़ बात थे। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता। ठीक है? शीश रिशाइल कोई जवाब नहीं दे रहे आप। शीश और रिशाइल जवाब नहीं दे रहे। तीसरा है, बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? तो इसका जवाब आप लिखेंगे, बुधराम के घर बुधराम के लड़के सिख राम का तिलक आया था और ये उसी बात का जश्न था। चौथा सवाल है, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाह के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया? तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 60 पर है। 60 में आप देखिए, तीसरे पैराग्राफ पे आइए। इसकी 6ठी लाइन है, इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। आपको इस कश्मकश का नहीं लिखना है, आपको लिखना है जब रूपा ने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई, गुस्सा ना रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता, इस तरह वो बूढ़ी काकी के पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया और तुमसे सब्र ना हो सका। गाँव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया को पेट भर खाना नहीं पाती तभी तो भूख लाए फिरती है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जवाब में लिखिएगा कि रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे
को खाना मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। आपको बहुत शॉर्ट करके लिखना है। सफ़ा नंबर 60 से 61 तक का जो पैराग्राफ है इसको बहुत शॉर्ट करके लिखना है, सिर्फ 3 से 4 लाइन है। उसके बाद 5वां सवाल है, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 61 के दूसरे पैराग्राफ में है। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में से ना जाती थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी और उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देख के कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। यहाँ तक। उसके बाद सवाल है, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ? इसका जवाब सफ़ा नंबर 63 पे है। चौथी लाइन पे देखिए, बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। ये देखकर रूपा का कलेजा सुन हो गया। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से ना नजर आई थी। यहाँ तक। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? सबसे नीचे इसका जवाब है सफ़ा नंबर 63 पे। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। यहाँ लिखिएगा और उसके बाद सबसे नीचे आके लिखिएगा, रूपा ने दिक्कत अमेर तेजे में कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। इसका बुरा ना मानना, पर परमात्मा से दुआ करो मेरी खता माफ़ कर दे। ये बीच में इनसे 3 लाइनें आप निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद आपको सफ़ा नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जुमले करने हैं। जम्मे गफ़ीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हुजूम होना। इश्तिहा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। नाक कटवाने का मतलब होता है बेइज्जती करवाना। भंडारे का मतलब होता है बावर्ची खाना यानी किचन। नाम बेचने का मतलब होता है यही नाम नीचा करना, बेइज्जती करवाना। सब बात दिखाने का मतलब होता है लालच देना किसी बात की। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 5 आपको करना है। MCQs हैं, 10 दुरुस्त जवाब पे सही का निशान लगाइए। बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है किस चीज़ का? बचपन का, बलूगत का, जवानी का या तफूलत का? तो तफूलत का दौरे सानी हुआ करता है। तफूलत का मतलब होता है बच्चा दूध पीते बच्चे का, जैसे दूध पीता बच्चा छोटा सा होता है, हर बात के लिए दूसरों का मोहताज होता है, इसी तरह बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है तफूलत का। या यहाँ पे लिखा हुआ है बचपन का, तो बचपन का आप निशान लगाएंगे। बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है बचपन का। बुढ़िया के जवान बेटे मर गए थे, कितने थे? 7 बेटे थे। 5, 6, 7, 8, तो आप 7 पे निशान लगाएंगे। बुधराम कैसे आदमी थे? चालाक थे, मक्कार थे, नेक थे या बेवकूफ थे? तो बुधराम नेक आदमी थे। रूपा कहाँ सो रही थी? आंगन में, कमरे में, कोठरी में या बरामदे में? कहाँ सो रही थी? रूपा कहाँ सो रही थी? आप लोगों ने ये सबक पढ़ा नहीं है? शीश पढ़ा है आपने? क्यों नहीं पढ़ा आपने?
सियाना बादशाह का भी आप लोगों को काम खुद करना है, और उसके अलावा आपको बूढ़ी काकी का भी काम खुद करना है और मुझे लाके चेक करवाना है, और सबक पढ़ के आप लोग खुद काम करेंगे। आज मैं सबक नंबर ये शहीद का सबक शुरू कर रही हूँ। सफ़ा नंबर 73 पे मिर्ज़ा अदीब का सबक है ये, और मिर्ज़ा अदीब की विलादत 1916 लिखी हुई है और वफ़ात 1999 है। तो मिर्ज़ा अदीब का असल नाम मिर्ज़ा दिलावर हुसैन इल्मी, क़लमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। वालिद का नाम मिर्ज़ा बशीर अली था। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से आपने BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही लिखने लिखाने का शौक़ था, इसलिए मुख्तलिफ रिसाल में मज़ामीन लिखे। रिसाला साकी में अफसाना निगारी की, इसलिए मुख्तलिफ अदबी दुनिया में आपके मज़ामीन और अफसाने शाया हुए। आप रिसाला अदब लतीफ़ के मुदीर भी रहे। इस दौरान आप रेडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखने लगे। एक F के ड्रामे लिखने में इन्हें बड़ी महारत हासिल थी। आपकी शोहरत की एक वजह आपकी किताब सहरा नवर्द के खतूत भी हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके बहुत सारे अफसाने और तसनीफ़ात हैं, जिसमें जंगल, कंबल, खाक नशीन, नाखून का कर्ज, मिट्टी का दिया, सहरा नवर्द के रुमान, आंसू और सितारे, शीशा मेरे संग, फनकार, ख्वाबों के मुसाफिर, सुतून, लहू और कालीन और पसे पर्दा सफीले शब, शीशे की दीवार और मामू जान, इनकी मशहूर तख्लीक़ात के नाम हैं ये। तो शहीद जो आपका ये सबक बनाया गया है, ये भी इनका खूबसूरत मजमून है, जिसको इन्होंने ड्रामे निगारी के तौर पे, ड्रामे के तौर पे लिखा हुआ है। 6 सितंबर हाल ही में, आज तकरीबन 10 सितंबर हो गई है, तो 6 सितंबर 1966 के बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी। बहुत 6-7 दिन तक ये जंग रही थी, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए थे, और उसमें से एक शहीद के घर का हाल बताया जा रहा है, जो शहीद हुए थे उस जंग में। तो ये 6 सितंबर 1966 का दिन है, यानी कि उस 6 सितंबर की जंग के पूरे 1 साल के बाद का ये दिन दिखाया गया है। शहर कसूर की एक नवाही बस्ती है। शहर कसूर के कई जवान आर्मी में इस 6 सितंबर की जंग में शहीद हुए थे, तो वहीं की एक नवाही बस्ती का मंजर है। और जाए वक्त वो एक 2 मंजिला मकान का निचला कमरा है। शाम का वक्त है। रज़िया एक 11-12 साल की एक लड़की है। माँ बाप हैं इस घर में, और एक काम करने वाली बच्ची शादा, और एक साया सा नज़र आता है उसको। तो उस बारे में ये थोड़ी सी बातें बताई गई हैं। इस मंजर में ये दिखाया जा रहा है कि कमरा, ये तासुर कमरे में दिखाया जाता है कि सितंबर 1965 की जंग में जो गोलाबारी हुई थी इंडिया की तरफ से, तो उसमें ये मकान काफ़ी हद तक गिर चुका है, मुतासिर हो चुका है। और घर वाले भी ज़राइफ रखरखाव की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। कमरे में मुख्तसर सा सामान है, वो भी किसी तरतीब से नहीं रखा हुआ। एक मेज़ पर 2 फूलदान पड़े हैं जिसमें फूल नहीं है। चाय की ट्रे में 2-3 खाली प्यालियाँ और एक प्लेट पड़ी हुई है। दीवार पर जावेद की एक फिर से कुछ कम चौड़ी तस्वीर के रंगीन फ्रेम पर एक सुनहरी हार पड़ा हुआ है। तस्वीर पर हार होने का मतलब ये होता है कि वो शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है। तो जावेद की तस्वीर, यानी जावेद भी एक किस्म का किरदार है इसमें। वैसे तो जावेद का किरदार अगर दिखाया जाए तो ये एक आर्मी उसका किरदार है। जावेद जो फ़ौजी हैं, और फ़ौजी भी वो ऐसे कि जो 5 सितंबर की जंग में शहीद हो चुके हैं, तो उनके घर की ये तस्वीर दिखाई गई है, और उसमें जावेद की तस्वीर लगी और हाथ पड़ा हुआ है, इस मतलब कि वो शहीद हो चुका है। रज़िया मेज़ के पास एक कुर्सी पर इस अंदाज से बैठी है कि उसका मुंह मेज़ के सिरे पर झुका हुआ है। बाजू से उसने अपने सर और चेहरे को हल्का में ले रखा, यानी वो बिल्कुल इस तरह मेज़ के ऊपर मुँह अंदर करके झुकी हुई सोच रही है कुछ। और रज़िया जो है असल में जावेद की बहन है। उसका जिस्म मुसलसल काँप रहा है। काँप रहा है का मतलब हिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो रो रही है। सहन से माँ कमरे में दाखिल होती है। 40 के लगभग उम्र, उदास चेहरा, गमनाक आँखें, वो बेटी पर आँख जमाए आगे बढ़ती है। इसके पास आकर झुककर आहिस्ता से इसके सर पे हाथ रख देती है।
रज़िया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। रज़िया, ना बेटी रो, ना रो मत, अम्मी अम्मी। रज़िया, माँ जब उसको चुप कराती है तो वो रोते हुए अपनी अम्मी से रोने लगती है, उसके गले लग के। माँ कहती है उठो बेटी, मेरी रानी बेटी उठो। उसके दाएं बाजू पे हाथ रखती हैं, उठो बेटा रज़िया। रज़िया उठने लगती है, वो बदस्तूर रो रही है, सिसकियाँ भर रही है, रो रो के आंखें सूज चुकी हैं, उठकर नज़र झुकाकर खड़ी हो जाती है। माँ शफ़क़त से उसके सर पे हाथ फेरती है। रज़िया लम्हे भर के लिए माँ को देखती है, फिर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढाँप कर माँ से रोती हुई लिपट जाती है। माँ कहती है बेटी बस अब चुप हो जा। रज़िया बाहर जाने लगती है। माँ गमगीन निगाहों से उसे देखती है। इतने में बाप सहन के दरवाजे से अंदर आता है। अधेड़ उम्र का आदमी, आंखों पर ऐनक, हाथ में छड़ी, कुर्ता पजामा और बास्केट में मलबूस, चेहरा अफसुर्दा मगर अफसुर्दगी पर काबू पाए हुए। माँ बाप कहते हैं फातिमा। फातिमा जो है वो माँ का नाम है। माँ ट्रे वहीं रख देती है, शौहर की तरफ देखती है, पूछती है आप कहाँ चले गए थे? बाप ने कहा कहीं नहीं, यहीं था। रज़िया कहाँ है? माँ कहती है वो अंदर आई तो मेज़ पर सरक के रो रही थी। बाप ने कहा बच्ची है ना, सफ़र आते आते ही आएगा। माँ ने कहा और आज के दिन तो जख्म ताज़ा हो गए हम सबके। बाप तस्वीर देख के कहता है ये हार किसने डाला है? आगे बढ़कर छड़ी रख लेता है और तस्वीर को करीब से देखने लगता है। माँ ने कहा रज़िया ने डाला होगा, भाई के गले में तो डाल ना सकी, उसकी तस्वीर पर ही। ये जुमला आधा कह के वो भी सिसकने लगती है, रोने लगती है और दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। बाप कहते हैं ये शहादत दुनिया में बहुत खुशकिस्मत के हिस्से में आती है। शहादत को तुम क्या समझती हो? वतन के खातिर जान दे देना ये शायद हर एक को कहाँ नसीब होता है। माँ तस्वीर उठाकर कहीं छुपाना तू इसे। तस्वीर उठाने लगती है तो रज़िया कमरे में दाखिल होती है। माँ शौहर की तरफ देखती है जो इशारे से तस्वीर को वहीं रहने का कहता है। रज़िया आगे बढ़ती है, तस्वीर पर हाथ को तरतीब देकर उसे दुरुस्त करती है। माँ और बाप दमबखुद यानी खामोशी से उसको देखते रहते हैं। बाप ने कहा तुमने परसों कहा था टॉफ़ियाँ लेता हूँ, चलो जो तुम्हें अच्छी लगे ले लेना। रज़िया कुछ सोचकर कदम उठाती है और माँ बाप दोनों दरवाजे से, बाप बेटी दोनों दरवाजे से निकल जाते हैं। माँ फिर तस्वीर देखने लगती है। उसके बेटे की तस्वीर है जो शहीद हो चुका है 5 सितंबर की जंग में। उसके मुंह से बेख्तियार निकलता उफ मेरे अल्लाह। सहन के दरवाजे से शादा की आवाज़ आती है, रज़िया रज़िया। माँ मुड़कर देखती है और कहती है आ जाओ शादा, मैं यहाँ हूँ। शादा। माँ की हमउम्र हंसती हुई आगे बढ़ती है, मगर फातिमा और तस्वीर पर नज़र पड़ती है वो भी उदास हो जाती है। शादा जो है वो माँ की कोई दोस्त है और वो उसके पास आती है, लेकिन वो अपनी दोस्त को यानी फातिमा को देखती है और तस्वीर पे नज़र पड़ती है तो उसका भी दिल उदास हो जाता है। वो कहती है क्या बात है बहन, आज दिन भर ऊपर नहीं आई? मैं तो समझती थी आज तुम लोग घर पे नहीं हो, इतनी खामोशी तुम्हारे यहाँ क्यों है? माँ ने कहा हम तो कहीं नहीं गए, घर में ही रहे सारा दिन। शादा ने कहा कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ना तुम्हारी ना रज़िया की। माँ ने कहा क्या बताऊँ बहन। शादा ने कहा खैर तो है, क्या बात है? माँ ने कहा जावेद की 24वीं सालगिरह हुई। शादा ने कहा 6 सितंबर को? माँ ने कहा हाँ, यही उसके पैदा होने का दिन है। और उसी दिन ये कहकर शिद्दत एहसास से खामोश हो जाती है, यानी उसी दिन वो शहीद भी हुआ था। यही दिन था वो छुट्टियों पर आया हुआ था। सुबह से घर में रौनक लगी हुई थी। मेरी रज़िया ने रंगारंग झंडियाँ लगाई हुई थी। सब हम अजीज़ और हमसाए इसके दोस्त जमा हुए थे। इतनी चहल पहल और हंगामा था कि शादी का समय लगता था। रज़िया को भाई की सालगिरह मनाने का बहुत शौक़ था। दोस्त अहबाब जावेद के थे, तोहफे दे रहे थे। रज़िया ने खुद पैसे जमा कर जो हार ख़रीदा था वो अलमारी में से निकाल कर खुशी खुशी भाई के लिए चली आ रही थी। यानी 6 सितंबर को जावेद की सालगिरह का दिन था और घर वाले उसकी खुशी खुशी सालगिरह मना रहे थे। माँ रुक गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। जावेद को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला। वो हुक्म मिलते ही जाने लगा। हमने रोका तो कहने लगा माँ वतन ने पुकारा है, हमें किसी और काम के लिए रुक नहीं सकते। यानी माँ जो है वो अपनी दोस्त शादा को पूरी तफसील से बयान कर रही है कि पिछले 6 सितंबर को क्या हुआ था। शादा ने कहा उसी वक्त चला गया? माँ ने कहा उसी लम्हे। बहन कहती रह गई उसकी कि भाईजान गले में हार डलवा लो, मगर बोला वापस आकर ही हार गले
चला गया। रोशनी मध्यम हो चुकी है। अब ये तस्वुर देखिए, ये ड्रामे का मंजर है कि रोशनी अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही है। शाम ढलक के अब रात आ रही है। सहन के दरवाजे पे एक साया बढ़ता दिखाई देता है। यकायक रज़िया की आवाज़ उभरती है, भाईजान आप? जावेद, रज़िया, रज़िया, भाईजान आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? जावेद ने कहा, यहाँ वहाँ हर जगह, हर मकाम पर, कहाँ नहीं था मैं। रज़िया ने कहा, आप तो मैदान जंग से लौटे ही नहीं थे। भाई अब्बा जान कहते हैं उन्होंने आपका लहू भरा जिस्म देखा था। और भाईजान, आप भाईजान ही है ना? जावेद ने कहा, तुम देख नहीं रही मुझे? रज़िया ने कहा, हाय हमें आपका कितना इंतज़ार था। जावेद ने कहा, मुझे मालूम था मेरी प्यारी बहन, तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रज़िया ने कहा, मालूम है आज कौन सा दिन है? जावेद ने कहा, 6 सितंबर मेरी सालगिरह का दिन है। जावेद ने कहा, तुम देख नहीं रही मुझे? रज़िया ने कहा, हाँ हमें आपका कितना इंतज़ार था। जावेद ने कहा, वो हार मैं भी देख रहा हूँ। रज़िया, देख रहे हैं ना अपनी तस्वीर के गिर्द? जावेद ने कहा, हाँ। रज़िया कहने लगी, मेरी कितनी आरज़ू थी कि ये हार आपके गले में डाल दूँ, मगर आप चले गए। जावेद ने कहा, मैं इसीलिए तो आया हूँ वापस तुम्हारे पास। रज़िया ने कहा, किस लिए? जावेद ने कहा, वो हार तुम अब भी मेरे गले में डाल सकती हो। रज़िया ने कहा, अच्छा। जावेद ने कहा, क्यों नहीं? रज़िया, तो उतार दूँ हार? हार फिजा में लहराता है। रज़िया, ओ भाईजान। जावेद, अब तो खुश होना। रज़िया, पसंद है ये हार आपको? जावेद ने कहा, मेरी बहन का हार मुझे पसंद क्यों ना होगा? ये हार तो शफ़क़ और कौसे खुदा को गूंद कर बनाया गया है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है ये हार। रज़िया कहने लगी, मगर भाईजान आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? जावेद ने कहा, मुझे जाना है रज़िया। रज़िया कहने लगी, नहीं भाईजान नहीं जाएं। जावेद ने कहा, देखो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मुझे जाना है। रज़िया ने कहा, क्यों जाना है आपको? जावेद ने कहा, मुझे जाना है। जाना कहाँ है? मैं यहीं रहूँगा। कहाँ जाना है? मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे आसपास, सुबह की रोशनी में, दोपहर की धूप में, रात के अंधेरे में, हर वक्त तुम्हारे करीब हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकती, मैं तुम्हें देखता हूँ। साया पीछे हटने लगता है, पीछे होता जाता है। रज़िया ने भाईजान भाईजान की कहती हुई आवाज़ें लगाती हुई बढ़ती है। बाप कमरे में दाखिल होता है। बाप पूछता है, क्या हुआ रज़िया, क्या हुआ बेटी? रज़िया ने कहा, भाईजान अभी यहीं थे, मैंने उनके गले में हार डाला था। बाप ने कहा, बेटी जाने वाले कब लौट कर आते हैं? माँ और शादा भी कमरे में दाखिल होती हैं। हैरत से शादा पूछती है, क्या मामला है? बाप ने कहा, कहती है ये कि अभी भाईजान आए थे, मैंने उनके गले में हार डाला है। शादा ने कहा, हाथ तो वो पड़ा है बच्ची। शादा आगे बढ़कर हाथ उठाने के लिए झुकती है, कोशिश करती है और चीख मारकर हाथ हटा लेती है। सब कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ? तो शादा कहती है, लहू, हार पर लहू, सचमुच का लहू। यहाँ पे सबक खत्म होता है। हार पर सचमुच का लहू लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। हमारे मजहबी एतबार से अगर हम देखते हैं तो शहीद कभी भी नहीं मरता। अल्लाह ताला ने शहीदों की शहादत का बड़ा रुतबा रखा हुआ है और कहा गया है कि तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह को पता है कि शहीद कभी भी नहीं मरते, और बस उनका दर्जा अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। शहीद कभी भी नहीं मरते जिन्होंने अपने मुल्क के खातिर, अपने वतन के खातिर, अपने दीन के खातिर अपनी जान की बाजियाँ लगाईं और शहीद हो गए, इस दुनिया फ़ानी से हमारी नज़रों के सामने से हट गए। लेकिन उन शहीदों का अल्लाह ताला क्या इतना दर्जा है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उनको, उनके दर्जात को अल्लाह ताला इतना बुलंद करता है कि उनका रुतबा बहुत ऊंचा है, जिसका हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है सिर्फ। तो इसमें एक शहीद का वाक़या बयान किया गया है, जावेद शहीद का, कि 6 सितंबर को उसकी सालगिरह थी और वो फ़ौज में था, और 6 सितंबर को ही उसको अचानक जो जंग छिड़ी तो फ़ौरन घर पे वो था अपने, और उसको ड्यूटी पे कॉल आ जाती है कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। तो वो फ़ौरन अपनी सालगिरह वाले दिन ही घर को छोड़कर 6 सितंबर को महाज पर जंग करने पहुंच जाता है, जहां पर उसको उसकी शहादत हो जाती है। उस शहादत के बाद वालिद उनको दफनाने के लिए जाते हैं, तो वो बेटे को का जिस्म होता, जिस्म अपने
सामने देखते हैं जिस्म लहू में, और उसको दफना कर घर आते हैं, बेटी को और माँ को उसकी बताते हैं, तो वो पूरा साल गुजरने के बावजूद घर का माहौल सोगवार है। बहन हमेशा याद करके उसको रोती है, माँ उसको याद करके रोती है। लेकिन इस कहानी का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है कि देखिए, कभी शहीद कभी मरा नहीं करते। बज़ाहिर दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, दुनियावी आँखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मकाम है कि वो अल्लाह ताला के हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और उसकी एक छोटी सी मिसाल आखिर में ये दी गई है कि बज़ाहिर रज़िया को तसव्वुर में या असल में अपना भाई दिखा, साए की तरह या जैसे भी उसको अपना भाई दिखा, उसने भाई के गले में हार डाला, और जब माँ बाप आ गए या शादा आ गई तो वो साया गायब हो गया। लेकिन ये ड्रामाई तश्कील के तौर पर भी देखिए तो एक साए के गले में उसने हार डाला और वो हार बाद में ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला, लेकिन जिस वक्त हार उठाया गया तो उस पर वाकई सचमुच का लहू या खून लगा हुआ था। इसका मतलब है कि जावेद की रूह असल में आई थी और उसका खून उस पर लगा हुआ जो मिला हार के ऊपर, तो उसका ये वाकई सही सच्चाई का सबूत था कि वो वाकई अपनी बहन से मिलने के लिए आया था और फिर वो वापस चला गया अपने फ़ानी दुनिया से लाफानी दुनिया की तरफ चला गया। लेकिन शहीद कभी मरा नहीं करते, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कहानी का। बच्चों, मेरा अपना ख्याल है इस तमाम असबाब को कहानियों के तौर पर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, लाजमी पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस और के आंसर आप लोग खुद लिखिए, इसकी मशक़ें खुद कीजिए, खुद हल करने की कोशिश कीजिए। बराए मेहरबानी सवालात के जवाबात सबक पढ़कर खुद देने की कोशिश कीजिए। मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं, आपको बताने की, निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि इस दौरान अपने सवालात के जवाबात सबक को पढ़कर बस खुद लिखते हैं, और लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए। बराए मेहरबानी शहीद सबक तक आपका काम मुकम्मल पढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है। 9 सबक हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम 10वां सबक पढ़ेंगे। तो मुझे 10 असबाब का मुकम्मल काम आपका चाहिए, तमाम बच्चों का। पहले से मुकम्मल कर लेंगे बेहतर होगा आपके लिए। नहीं मुकम्मल करेंगे, आपको परेशानी है, आपका ही परेशानी का सबब बनेगा ये तमाम काम, क्योंकि याद भी करना होगा, पेपर भी देने होंगे, टेस्ट भी देना होगा। तो बराए मेहरबानी 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप 1 हफ्ते में ये तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।